नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार मैं इन सब लोगों से आपका परिचय करवाता हूं और फिर हम जो विषय हैं उनका जिक्र करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ टी सुरेंद्र हैं। टी सुरेंद्र द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के मैनेजिंग एडिटर हैं। स्वागत है सुरेंद्र आपका। हाय। इसके अलावा हमारे साथ आनंद वर्धन है, हमारे न्यूज लॉन्ड्री के कॉलमनिस्ट। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सह संपादक शार्दुल कत्यान। शार्दुल, आपका भी स्वागत। हेलो। तो कई सारी घटनाएं हैं, मतलब कल का दिन अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा गहमा गहमी का माहौल रहा। जो हमारे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस हैं भारत के एन वी रमन्ना साहब, वो रिटायर हो रहे हैं इसी हफ्ते और नए चीफ जस्टिस यू ललित आ रहे हैं उनकी जगह पे। तो इस बीच में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर जाते जाते आखिरी में उन्होंने सुनवाई की है रमन्ना साहब ने, और उसमें पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा था। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो पिछले ही महीने बहुत सारे उसके जो कहेंगे एक तरह के बहुत चिंताजनक उसमें आंकड़े उसमें जो क्लॉज जोड़े गए थे, उसको वैलिडेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसको फिर से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। और इसके अलावा बिल्किस बानो का जो मामला था, उनके आरोपियों को, उनके दोषियों को जो छोड़ा गया था, उस मामले को भी सुनवाई के लिए स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने कल ही, और उसमें अब गुजरात सरकार से जवाब मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर हम बात करेंगे। जो और बाकी सुर्खियां हैं, शार्दुल, मैं चाहूँगा कि एक बार आप हमारे श्रोताओं के सामने सारी सुर्खियों को रख दें, फिर हम चर्चा को खोलते हैं। जी अतुल, तो पहली सुर्खी हमारी आज बातचीत का मेन मुद्दा भी है। अडानी समूह ने एनडीटीवी में 29.18% हिस्सा अख्तियार कर लिया। उन्होंने, अडानी समूह ने एनडीटीवी में 26% अतिरिक्त और हिस्सेदारी खरीदने का ओपन ऑफर भी जारी किया है। और एनडीटीवी की तरफ से कहा गया है कि अडानी ग्रुप को उसकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए सेबी की इजाज़त लेनी होगी। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। अभी हम विस्तार से इस सब बारे में चर्चा करेंगे ही। अडानी समूह से जुड़ी हुई एक और हम विडंबनाओं की बड़ी चर्चा करते रहते हैं, चर्चा में आयरनी दिखती रहती है। तो अडानी समूह के लिए एक रिपोर्ट भी आई। फिल्च एक रेटिंग एजेंसी है, उसकी यूनिट क्रेडिट साइट्स ने रिपोर्ट जारी की, जिसके हिसाब से अडानी समूह ने बहुत ज़्यादा उधार ले लिया है। बिल्कुल साधारण भाषा में कहे तो, जो उसके लिए दिक्कत बन सकती है अगर हालत बिगड़ी ब्याज और उसके भुगतान करने में, तो वो डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। तो ये भी अलग परेशानी है। हमारे साथ टी सुरेंद्र जुड़े हैं और वो उनका मैं देख रहा था काफ़ी काम है मीडिया के ओनरशिप को लेकर। और एक इनका आर्टिकल मैं देख रहा था कि अडानी समूह इतने सारे मीडिया में निवेश क्यों कर रहा है, वाई गौतम अडानी बाइंग मीडिया कंपनीज। तो काफ़ी दिलचस्प जानकारियां मिलने की कोशिश करेंगे, निकलेगी इस चर्चा में। जी बिल्कुल। एक खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पुलिस और एक महिला जज को भाषण में धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई। उन्होंने भाषण में धमकी इसलिए दी थी कि उनके पार्टी के एक नेता हैं शहबाज गिल, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और तो फिर उन्होंने इस्लामाबाद के आईजी, डीआईजी और सेशन जज, जो महिला सेशन जज हैं, उनके खिलाफ कहा कि इन्हें मैं देख लूँगा, सॉर्ट ऑफ। जी। बिहार में हमने 2 हफ्ते पहले ही बात की थी, तो उसकी डेवलपमेंट है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड और राजद, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने विधानसभा में बहुमत अपना सिद्ध कर दिया। लेकिन उसी दिन फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में राजद के कई नेताओं के घर पे सीबीआई का छापा भी पड़ा। तो ये सब भारत की नॉर्मल राजनीति चल रही है। एक खबर हमारे सामाजिक ढांचे से। प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन में पता चला कि भारत की सेक्स रेशो में थोड़ा सुधार हुआ है। इसमें आश्चर्य की एक बात ये रही कि
हालांकि सभी राज्यों में, खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों में पहले से स्थिति सुधरी है, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में गाड़ी थोड़ी उल्टी दिशा में चलेगी, जो चिंता का विषय है। अभी आपने बिल्किस बानो के केस का जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो में जो बलात्कारी रिहा हुए थे, उनके रिहाई रद्द किए जाने को लेकर जो सुनवाई हुई, उसमें कोर्ट ने सरकार से कहा कि उनका कहना है कि उन्होंने जवाब तलब किया सरकार से कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और जब सरकार ने कुछ अपने आर्गुमेंट्स रखे तो उन्होंने इन 11 अभियुक्तों को भी इस मामले में पार्टी बना दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसकी पूरी वो जांच करेंगे कि इनकी रिहाई किस बिना पर की गई, इसको अलग अलग नहीं सुना जा सकता। इसी सोमवार को अगली खबर दिल्ली से ही, जंतर मंतर में फिर से किसानों ने प्रदर्शन किया, और उनका प्रदर्शन था कि पिछले साल करीब 8 महीने पहले जब किसान आंदोलन को रोका गया था, तो उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, और उनकी मुख्य मांग है फसलों के लिए MSP निर्धारित करने की। और भी कई मांगें रखी थीं, जैसे कि गन्ने की MSP बढ़ाई जाए, और जो किसान जेल में हैं उन्हें छोड़ा जाए, लखीमपुर मामले की जांच ठीक से हो, सुनवाई ठीक से हो, और पहले की तरह ही दिल्ली के तीनों तरफ सीमाओं में बहुत संख्या में किसानों को प्रदर्शन के लिए आने से रोका गया। ये एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन था। वो कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो शायद वो अक्टूबर से फिर से शुरू कर दें। आखिरी खबर पेगासस की। पेगासस मामले की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई, और कोर्ट ने ये कहा कि जो उनकी तकनीकी समिति ने जांच की, उससे ये नहीं पता चलता कि ये पक्की तरह से सिद्ध नहीं होता कि जासूसी हुई थी या नहीं, लेकिन टेक्निकल जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट की उन्होंने एक बात ज़रूर शेयर की कि केंद्र सरकार ने जांच में ज़रा सा भी सहयोग नहीं किया, और इसकी एक ओवरसीइंग कमेटी भी थी, हम समय रहा तो इस पर भी बात करेंगे, जिसकी रिपोर्ट को पब्लिक करने को कहा गया। अच्छा, विपक्ष ने ये कहा कि हमें टेक्निकल कमेटी की दोनों रिपोर्ट भी दी जाएं, लेकिन कोर्ट ने कहा है वो इस पर और कोई टिप्पणी और उसको शेयर करने की बात बिना उसको स्टडी किए नहीं कह सकते, तो जो 4 हफ्तों के लिए डिले कर दिया है। और ये पूरी जो रिपोर्ट है इसको सीलबंद कर दिया है, मतलब वहाँ पे, और ये भी निर्धारित किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, बेंच की तरफ से, कि इसके कौन कौन से पार्ट जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे पार्ट हैं जो जिसमें सरकार का भी ये तर्क है और सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि ये संवेदनशील हैं, इससे लोगों की जानकारियां उजागर हो सकती हैं, या ये जिस नज़रिए से वो नेशनल सिक्योरिटी का भी एक एंगल है उसमें। लेकिन जो मेन अंडरलाइन की हुई बात है वो ये है कि सरकार ने उसमें सहयोग नहीं किया। तो अब ये एक बड़ा मुद्दा है कि किस तरफ ये मामला जाएगा, पता नहीं कि क्या सरकार ने सहयोग नहीं किया, इसके बाद ये कह के, और सरकार के लिए क्या कोई चीज़ फ्री पास हो सकता है कि ठीक है उसके बाद अब जो चीज़ चल रही है वो ऐसे चलती रहेगी, क्या कोई लॉजिकल कंक्लूजन अभी तक सामने नहीं आया इस मामले में। कोर्ट ने यही कहा है कि अगर वो रिडैक्टेड भी रिपोर्ट को रिलीज करेंगे तो क्या रिडैक्ट करना है क्या नहीं वो पढ़कर ही बताएंगे। हाँ, ठीक बात। तो सबसे पहले जो इस हफ्ते की बड़ी खबर रही, काफ़ी चर्चा में रही, वो है NDTV का के एक बड़ी हिस्सेदारी, जिसका जिक्र अभी शार्दुल ने किया कि 29.18% हिस्सेदारी वो अडानी समूह, जो कि जिसके बारे में ये माना जाता है, कहा जाता है कि उसके मौजूदा जो सरकार के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे संबंध हैं, उसने खरीद लिया है। और इसके अलावा 26% और उसकी हिस्सेदारी शेयर को खरीदने का उनकी इच्छा जताई है उन्होंने ओपन मार्केट से। तो मैं सुरेंद्र आपसे जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि NDTV की ये जो पूरी स्थिति बनी है 2009 से, थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड भी अपने श्रोताओं को दे दूं तो ये सारा कुछ जो था, ये 403 करोड़ रुपए का एक इंटरेस्ट फ्री, ब्याज मुक्त एक लोन लिया था NDTV के जो प्रोमोटर्स हैं, राधिका रॉय और प्रणय रॉय, इनकी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन था। ये लोन दिया था विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने, जिसके ताल्लुकात रिलायंस कंपनीज के साथ थे। और ये इंटरेस्ट फ्री लोन तब से चलता रहा, और इसके जो कंडीशंस थे उसमें एक कंडीशन ये थी, कई सारी इसमें शर्तें थी, वो तो यहाँ पर बहुत डिटेल में उसमें जाने का कोई औचित मतलब नहीं है, लेकिन मोटी मोटा जो पॉइंट थे उसमें डायरेक्टर्स जो थे कंपनी में तय किए जाने थे, उसमें
उनकी जो एनडीटीवी के प्रमोटर हैं प्रणय रॉय, उनके से ज़्यादा थी कि उनकी तरफ से 3 प्रमोटर डायरेक्टर्स नियुक्त होंगे। एडिटोरियल जो हस्तक्षेप है उसमें ये था कि कोई हस्तक्षेप विश्व प्रधान कमर्शियल की तरफ से नहीं होगा। ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो 403 करोड़ रुपए का लोन था, ये कन्वर्टेबल लोन था, इसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये उसकी शर्त थी। और अब उस वही 403 करोड़ रुपए का जो लोन था या जो उसको विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से अडानी के मीडिया वेंचर जो समूह है, मीडिया कंपनी है, उसने ले लिया, खरीद लिया और उसको अब वो इक्विटी में कन्वर्ट करवा रहे हैं, जो कि उसकी शर्त थी कि वो कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी में। सुरेंद्र, आप अगर हमें थोड़ा सा और समझा पाएं कि ये पूरा मसला क्या है और अभी किस ओर जाता हुआ दिख रहा है आपको। पहली बात ये है कि उन्होंने जो कंपनी लिया है वो एनडीटीवी का कंपनी नहीं है। जो लोन दिए थे वो लोग अलग थे, तो वो कंपनी में उन्होंने अभी पूरा कंपनी ले लिया है। और उस कंपनी पे आरआरपीआर की जो शेयर्स है वो कन्वर्शन उस कंपनी से के थ्रू होगी। इसका मतलब ये है कि एनडीटीवी का जो रूल्स है, ये जो ओनरशिप है, वो एनडीटीवी ने आरआरपीआर से दे चुका था, ये जो कंपनी अदानी ने लिया है अभी। तो ये सेबी के अंदर नहीं होगा, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब होगा जी। सो देयरफॉर अब ऐसा अभी देखना पड़ेगा कि ये शेयर जितने जल्दी एनडीटीवी अदानी को ट्रांसफर करते हैं कि उसमें कोई ऑब्जेक्शंस लेते हैं कि नहीं, तब उनके हाथ में ओनरशिप होगा। जब उनके हाथ में ओनरशिप आ जाता है तब उनको ये 26% मार्केट से लेना ही पड़ेगा। तो जब वो लेंगे तो उनका कंपनी वो बन जाएगा। एनडीटीवी प्रणय रॉय और राधिका रॉय से ज्यादा उनका स्टेक होगा तब, और फिर उनका ओनरशिप उसके ऊपर हो सकता है। ठीक बात। सो मामला ये है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से होगा कि सेबी के नियम से होगा। सो अगर कोर्ट में ये चले जाएगा मामला, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सी लॉ के ऊपर से इनको अदानी को ये शेयर मिलेगा और कंपनी के ओनरशिप मिलेगी। तो एक चीज मुझे सुरेंद्र आप थोड़ा सा और समझाएं कि ये जो इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा अपने जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए भी बता दूं कि ये 29.1% का जो बात है कि कन्वर्ट हो जाएगा और वो अडानी के पास है, वो तो है सॉलिड तरीके से कि उनके पास है। इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट हैं ऐसे जिसके तार जो हैं वो जिसके संबंध अडानी से हैं, जैसे कि एनडीटीवी में एक इन्वेस्टमेंट है 9.75% का स्टेक है एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड्स का, और इसके अलावा 7.11% की टोटल शेयर होल्डिंग है 4 कंपनियों को मिला के, जिनके नाम हैं अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस। इसमें एलटीएस के 9.75% हैं और 7.5% ये 4 कंपनियों के बीच में 7.11% हैं, जिनके की कॉमन डायरेक्टरशिप है, मतलब इनके संबंध अडानी समूह से किसी न किसी रूप में है कि इनके कॉमन डायरेक्टर्स हैं और अडानी से इस कंपनी के रिश्ते हैं। तो ये सब जोड़ के अगर देखा जाए तो ये पहुंच जाता है करीब 46% के आसपास। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आरआरपीआर जो राधिका प्रणय रॉय की होल्डिंग है उससे ज़्यादा तो हाई है इनके पास। क्या ये बात सही है? देखिए, ये जो एलटीआई का जो इन्वेस्टमेंट आप बोल रहे हैं कि उनका जो ओनरशिप है वो अब अदानी की है या नहीं, वो कंफर्म तो है नहीं। अब से तो दिख रहा है कि वो कंफर्म उनका स्टेक होल्डिंग नहीं है, कि क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं कि वो कंपनी उनका ही है। अच्छा, ऐसी ऐसी बात है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्लूमबर्ग क्विंट कंपनी थी, इसके पहले क्विंट डिजिटल मीडिया थी, उसमें भी एक जो कंपनी थी जो अदानी के दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट थे उनका। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अदानी का ही ओनरशिप है एक कंपनी में, जुड़ा हुआ तो है, बट ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये शेयर होल्डिंग उन्हीं का है जी।
अगर समझो कोई मेजॉरिटी प्रूव करने आया कि इन लोग सपोर्ट कर सकते हैं, वो अभी हम बोल भी नहीं सकते हैं कि ये सपोर्ट करेंगे कि नहीं। ये जो इन्वेस्टमेंट था ये पहले से है, मतलब 2017 या 18 के करीब से ये इन्वेस्टमेंट एनडीटीवी में है। तो आप तभी भी बोल सकते थे कि हाँ अच्छा ये अडानी से जुड़ा हुआ है कि उनका ही इंटरेस्ट हो सकता है। तो इंटरेस्ट तो शायद था, वो कंपनी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है देखने के लिए शायद, बट ये ओनरशिप तो उनका नहीं था। तो आज आप जोड़ नहीं सकते हो कि ये 29% जो लिया है उससे आप ये जोड़ नहीं सकते हो। ठीक बात। तो मैं जो 7.11% की बात कर रहा था उसको बता दूं, जिसके की बारे में कहा जा रहा है कि किसी न किसी तौर पर ये कंपनियां अडानी समूह से जुड़ी हैं। उसमें 1.48% का स्टेक है ड्रोलिया एजेंसीज़ के पास, और जीआरडी सिक्योरिटीज़ है जिसके पास 2.8% है, आदेश ब्रोकिंग है 1.5%, और कन्फर्म रीबिल्ड करके एक कंपनी है जिसके पास 1.33% है। तो ये टोटल मिलाकर 7.11% होता है और +9। तो एक तो ये है। दूसरा मेरा एक सवाल और है सुरेंद्र, कि बहुत पुराना लोन हो गया 2009-10 के आसपास, 2009 और 10 के आसपास इन्होंने ये समझौता हुआ था विश्व प्रधान और एनडीटीवी के बीच में। तब से लेकर अब तक ये बीच में बहुत दिनों तक एक एम्बिग्यूटी रही बीच में कि इस लोन का क्या हुआ, ये इन लोगों ने चुका दिया या इसकी इक्विटी दे दी, कुछ पता नहीं। और फिर 2021 के एमसीए के डाटा में ये सामने आ रहा है कि ये लोन अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो अब जब बहुत सारे लोग, जब ये फैसला हो रहा है कि अडानी ने ये 29% को, ये विश्व प्रधान को खरीद लिया और अब वो उसके इक्विटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तब ये सरप्राइज़ होना बनता है, क्योंकि आपको 2010 से लेकर इस बीच में बहुत लंबा वाकया था, 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब आप इसको चुका सकते थे या आप इस लोन के बारे में कुछ इसका कोई लॉजिकल इसका हिसाब किताब कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। तो एक तरह से आप इससे नज़र फेर कर सो रहे थे। तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी भी आपको लगता है कि इस मामले में लापरवाह था, सो रहा था, या उसने चिंता नहीं की? देखिए ये लोन ऑफ कोर्स बहुत पुरानी है, बट ऐसे हुआ कि एनडीटीवी के पास बहुत सालों तक पैसा ही नहीं था। जी। जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उन्होंने बहुत कॉस्ट कटिंग किया था 5-6 साल पहले। तब तक तो उनके पास ज्यादा पैसा ही नहीं था और उनके बिजनेस की जो आउटलुक थी वो बड़ी अच्छी नहीं थी जी। तो इसलिए उनके पास, इवन प्रणॉय रॉय के पास पैसा नहीं था कि ये लोन चुकाने के लिए। शायद चुका भी सकते थे अगर उनके पास पैसा होता तो। बट आप ये भी ये भी एक प्रॉब्लम था कि जब इन्होंने लोन दिया था तो ये 26% के ऊपर कन्वर्टेबल डिबेंचर होने से तब एक मामला था कि इसमें ओपन ऑफर होना चाहिए कि नहीं। तो सेबी के पास पहुंच गया वो मैटर, और बहुत टाइम तक वो सेबी के पास ही था। अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ कि उनको ओपन ऑफर नहीं करना पड़ेगा। तो जब तक ये मामला सेबी में था तो एक तरीके से सब जुडिस था। सो ये लोन को अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, आपके पास पैसा है, तो फिर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हो? किसी का भी वही हो सकता है कि मतलब 400 करोड़ आप देखोगे, इवन 10% इंटरेस्ट में आपको 40 करोड़ आपको साल में देना पड़ेगा, और 10 साल के हिसाब से तो 40 करोड़ 400 करोड़ हो गया है जी। तो उतना आपको बिजनेस में आप लगा सकते हो या फर्दर कुछ कर सकते हो। तो क्यों नहीं चुकाया वो हम बोल नहीं सकते हैं, बट ये लोन का मामला तो बहुत पुराना है और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 10 साल तक ये लोन को कुछ चुकाया नहीं, इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था। और ठीक बात, ये एक तरह की वो भी है, हालांकि ये अटकलबाजी है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस के साथ ये जो समझौता हुआ था, ये लोन इंटरेस्ट फ्री लोन था, असल में इस लोन को बनाए रखते हुए एक तरह से उन्होंने इन दोनों पार्टियों के बीच में ये समझौता था कि ये रहेगा लोन के फॉर्म में, पर आपके पास उतने % की इक्विटी रहेगी, और वो शर्त उसमें जुड़ी थी कि किसी भी समय वो इक्विटी को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं इस लोन के बदले में। तो लोन के रूप में ही रहने दीजिए, लेकिन होगा वो आप ही की। बस इसमें एक चीज़ जो गड़बड़ हो गई वो ये कि उन्होंने शायद ये स्पेकुलेट नहीं किया या ये
लापरवाह रहे कि इसको बेचा भी जा सकता है, और जब तीसरी कोई पार्टी आएगी तो वो कन्वर्ट जब करवाएगी तो फिर किसी दूसरे रूप में, मतलब अभी जिस पार्टी जिसके ऊपर आपका भरोसा है उसके पास है, लेकिन कल को इसके पास नहीं होगा, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा पाए। क्या ये भी बात कही जा सकती है कि रिलायंस ने इस मामले में जो भूमिका निभाई, कि जिस तरह से उन्होंने धीरे से साइन ऑफ कर दिया, सारे लोन को पास कर दिया या बेच दिया, उसमें आपको कहीं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी या कुछ ऐसा लगता है कि जिसमें एनडीटीवी को अंधेरे में रखकर किया गया? देखिए, ये इंडिया में मीडिया कंपनीज में स्टेक लेना या रखना बहुत बड़ी बात होती है, और उन लोग गवर्नमेंट के नज़र में कभी भी रहते हैं कि ये इनके पास मीडिया का स्टेक होता है। बहुत कम लोग मीडिया के स्टेक रखने के लिए थोड़ा मानते हैं। तो जब ये स्टेक लिया गया था, अंबानी को काफी इंटरेस्ट था मीडिया में, क्योंकि उनका रिटेल का बिजनेस बड़ा होता रहा और उसके लिए बहुत अपोजिशन था, तो उनके लिए कुछ मीडिया में इंटरेस्ट तब आया था उनको। तो उसके बाद क्या हुआ है कि उनके पास नेटवर्क 18 तो आ गया है, हाँ, और एकदम बड़ा कंपनी है उसमें, और दूसरा मीडिया रखने के लिए और 400 और नेटवर्क 18 में इतना साल इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी उनका इतना रिटर्न्स नहीं आया है। और उनका जो है नेटवर्क 18 में काफी उनका नेटवर्क है और व्यूअरशिप है, तो तभी उन्होंने दे दिया था कि ये लोन दूसरे किसी को दे दिया था, नाहटास को दे दिया था। नाहटा, बिल्कुल। अब नाहटा को मीडिया में इंटरेस्ट होगा कि नहीं, मीडिया में इंटरेस्ट लेना है कि नहीं, वो बात किसी को पता नहीं था। बट नाहटास ने एक्चुअली इनके साथ, अंबानी के साथ काफी जोड़ा हुआ है, क्योंकि उनको जो ब्रॉडबैंड वायरलेस लाइसेंस उनको पहले मिला था उसी टाइम पे। आप देखिए कि ये जो जियो का पहले जो लाइसेंस मिला था उनको पहले मिला था, तो तब उनके साथ बहुत जोड़े हुए थे, तो उनको दे दिया उन्होंने लोन, और लोन उन्हीं के पास था, तो उनको शायद इंटरेस्ट नहीं होगा। और अंबानी को भी अब शायद इंटरेस्ट नहीं था कि और एक टीवी चैनल या और एक टीवी प्रॉपर्टी अभी ले, तो फिर ये रह गया ये लोन जी। तो कहीं ना कहीं तो ये 400 करोड़ तो वैसे भी रह जाएगा, अगर वो रिपेमेंट नहीं होगा तो फिर वो रहते जाएगा, तो फिर उसको क्लोज कर दिया है ये ट्रांजैक्शन को। ठीक बात। शार्दुल, ये पूरी की पूरी बातचीत आप सुन रहे हैं, तो एनडीटीवी के नज़रिए से क्या लगता है? हम इसका और भी एक पहलू है जो बाद में इसके बाद बात करेंगे, पहले आप लोगों की ये जो डील है इस पर बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि मीडिया के नज़रिए से इसके क्या इम्पैक्ट हैं और जर्नलिज्म के नज़रिए से इसके क्या इम्पैक्ट हैं। तो आज मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, तो मैं चाहता हूँ श्रोताओं को हमारे समझ आ जाए बेसिक चीज़ें। तो देखिए, एनडीटीवी ने, आरआरपीआर ने, जो रॉयस के नाम की कंपनी है, अगर आपको इनिशियल समझ नहीं आ रहे, राधिका रॉय, प्रणय रॉय, उन्होंने वीसीपीएल से करीब 400 करोड़ रुपए, 388 थे जहाँ तक मुझे याद है, 388, बट 400 करोड़ के आसपास लोन लिया था 2009 में। एक बात याद दिलाने वाली है कि उसी समय, उसी के आसपास नेटवर्क 18 में भी रिलायंस ने इन्वेस्ट किया था। ये सब एक ही समय की बात है। वीसीपीएल एक शेल कंपनी है, उसके पास अपने कोई एसेट नहीं है, उसके पास केवल एक ये होल्डिंग थी। आरआरपीआर में प्रणय रॉय और राधिका रॉय के जो इंडिविजुअल शेयर हैं, दोनों मिला के करीब 32% बैठते हैं। एलटीएस की जो आपने बात की, मैं वो भी बता देना दूँ, उसका इन्वेस्टमेंट अडानी पावर में भी है, तो वो वहाँ से लिंक है, वही कॉमन है ना। अब है क्या कि जो सेबी के रूल हैं वो ये कहते हैं कि इसको और आसान भाषा में समझाया जाए। मान लीजिए कल को मैं संसद में रिपोर्टिंग करने जाता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ मोदी जी मुझे 500 रुपये उधार दे दीजिए, आप मेरा लैपटॉप रख लीजिए ये वाला एक्स्ट्रा, और अगर मैं वापस ना करूँ तो आप इसका जो मर्जी करिएगा, और मैं उसको लंबे समय तक नहीं लौटाता, तो अगर फिर वो मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करे, उसका करार है, तो मैं उस पर कंप्लेन नहीं कर सकता। जो अभी रॉयज ने दिया है कि हमें पता नहीं था, तो देखिए वो तो एक स्पेक्युलेटिव बात है, मैं उस पर नहीं बोल सकता, लेकिन जो रूल हैं जिसके बेस पे ये लिया गया था लोन, चाहे लोन शुरू कहाँ से हुआ था, पहले इंडिया बुल्स से लिया गया था। इंडिया बुल्स का उधार चुकाने के लिए फिर आईसीआईसीआई से लिया गया, जो 19% ब्याज पर था, ये ब्याज रहित था। अब देखिए 400 करोड़ बिना ब्याज के 10-11 साल से आसान बात नहीं है। एक और चीज़,
जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है ना सेबी की तरफ से कि हमसे पूछना चाहिए था, वो इसलिए नहीं है कि अडानी समूह ऐसा नहीं कर सकता, वो इसलिए है कि सेबी ने रॉयस पर 2 साल के लिए सिक्योरिटी मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैन लगा दिया था। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम कर नहीं सकते, उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई हमें पता होता, क्योंकि जिस रेट पर उन्होंने ओपन ऑफर रिलीज़ किया। अच्छा, ओपन ऑफर क्या होता है? जब भी आप किसी कंपनी में 26% से ऊपर की हिस्सेदारी खरीदते हैं तो हमारे कानून ये कहते हैं कि आपको उसके लिए ओपन ऑफर देना होगा और आप उसके लिए प्राइस डिक्लेयर करते हैं। आप शेयर मार्केट में देखिए, एनडीटीवी के शेयर उस समय ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट मुझे लगता है, जो पढ़ के लगा, उन्होंने मार्केट से कम रेट पे ओपन ऑफर रिलीज़ किया है 294 करोड़ में, तो 294 रुपये का, आई थिंक 294 रुपये। हाँ, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी भी है। एक बार ये हो गया, वो सफल हुआ नहीं हुआ, 26% उन्हें मिले या नहीं, उसके बाद वो उसके शेयर्स में डील करने के लिए फ्री रहेंगे पूरे साल तक। उन्हें बार बार ये नहीं करना पड़ेगा फिर वो कहीं से भी शेयर उठाएं, तो एक फॉर्मेलिटी भी हो सकती है। अच्छा, स्पेकुलेट मैं बाद में करूँगा। एक चीज़ और, जो अडानी समूह ने लिया है, ये लिया है, जैसा कि अभी सुरेंद्र ने बताया और आपने भी जिक्र किया, वो अंबानी के द्वारा होल्ड की गई कंपनी थी, पहले नाहता से थी। तो 388 लगभग 400 करोड़ रुपए का लोन उन्होंने 113 करोड़ में क्यों बेचा, उसके अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, पर कोई क्यों बेचेगा? ये बात ठीक है कि जो रिटेल प्राइस होता है उस पर बड़े बड़े लेन देन नहीं होते, लेकिन तब भी इसके पीछे क्या कारण है, ये एक सोचने वाली बात है। भाई, आप 1/3 से भी कम में ले रहे हैं। और एक आखिरी बात ये कि देखिए, उनके पास लीगली तो उसे कन्वर्ट करने का पूरा हक था हिस्सेदारी को, और अगर अब अडानी समूह ले लेता, जो आपने बात कही जर्नलिस्ट प्रैक्टिसेस की, उस पर तो हम अलग से आएंगे, क्योंकि मेरी नज़र में 2 सेपरेट इशू हैं। एक तो मीडिया का रेवेन्यू मॉडल, जिस पर हम लगातार बात करते हैं कि जो रेवेन्यू मॉडल अभी करंटली है वो चल नहीं सकता, और दूसरा पत्रकारिता, जो मैं इसे कैसे कहूँ, ऐसा अभी जैसे उन्होंने जिक्र किया ब्रॉडबैंड का, नहातास का, जब स्पेक्ट्रम आपको याद है रिलीज़ हुए थे, तो भारत सरकार ने शर्त लगाई थी कि स्पेक्ट्रम की जो बोली जिसे बेची जाएगी वो किसी और को स्पेक्ट्रम को नहीं बेच सकता, मोबाइल नेटवर्क्स को। लेकिन उसका इलाज क्या निकाला था कंपनियों ने? पूरी की पूरी कंपनी ही बिक गई, तो उसके राइट्स भी साथ में चले गए। वहाँ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा मुझे समझ आया, भाई आपको इस हाथ से देना अलाउ नहीं है। मैंने अगर सीधे हाथ से सामान लिया तो मैं उसी हाथ से उसे वापस नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी पैंट की जेब में डाल लिया और मैंने पैंट ही किसी को दान कर दी। तो ये वो वाली बात हुई। ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। बाकी रेवेन्यू मॉडल और पत्रकारिता पे हम आएंगे ही बाद में। आनंद से भी जान लेते हैं। आनंद, ये जो पूरा लेन देन हुआ है, इसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? किस तरह की बात आपके जहन में आई है? देखिए, न्यूज कंज्यूमर के तहत में मतलब ये कि एसोटेरिक इंटरेस्ट की चीज है, मतलब कुछ मतलब बहुत सामान्य रुचि की चीज है नहीं। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसका जनहित से लेना देना नहीं है। नहीं, मतलब सामान्य की रुचि की चीज है नहीं। हाँ। और फिर जो इसमें जो फाइनेंशियल टेक्निकलिटीज है, थोड़ा जो है जटिल भी है। एक आम न्यूज कंज्यूमर को ये समझना जटिल भी है, इसमें जो फाइनेंशियल इंट्रिकेसीज हैं वगैरह को। तो एक पक्ष तो ये है। दूसरा है पक्ष में मैं थोड़ा सा इसमें जो असहमति रखता हूँ लोगों से, कि मुझे इस प्रकरण से ज्यादा चिंता नहीं हुई है। और मैं चिंतित इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि 2 तरह से इसमें जो एजम्पशंस, बेसिक एजम्पशन, पूर्व धारणाएं क्या है कि इससे जो चिंता की पूर्व धारणाएं लोग बता रहे हैं कि इससे जो संपादकीय दखल अंदाजी होगी और एक एजेंडा ड्रिवन जो जर्नलिज्म की ओर जाएगा। और एक जो ओनरशिप के कंट्रोल से जो इंटरवेंशंस हैं, जो हस्तक्षेप है वो जी। तो 2 तरह से
दो तरह के का इस तरह के जो बायसेस हैं, जर्नलिस्टिक बायसेस किसी भी प्लेटफॉर्म से दो तरह से हो सकती है। एक तो ओनरशिप की जो प्रकृति है उससे बायसेस आते हैं। दूसरा है जो संपादकीय स्टाफ है, जो एडिटोरियल स्टाफ है, उससे बायसेस आ सकते हैं जर्नलिज्म में। तो दोनों तरफ से जो इनएविटेबिलिटी है, जो एंड प्रोडक्ट यही है कि बायसेस रहेंगी। जो जैसे एक एजम्पशन है कि कोई कॉर्पोरेट कंट्रोल है तो क्या चीज कैरी किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा प्रभावित हो सकता है। और दूसरा है कि सामान्य दिशा जो है, जो एक जनरल डायरेक्शन है जर्नलिज्म का, किसी भी मंच का, वो प्रभावित होगा। तो दोनों जो है, दोनों कॉर्पोरेट कंट्रोल के नहीं होने पे भी प्रभावित होता है। तो अब जैसे कि जो कॉर्पोरेट कंट्रोल से बाहर जाकर दूसरी व्यवस्थाओं को जिन्होंने ट्राई किया है, उसमें भी जो ओनरशिप का स्ट्रक्चर है उसका प्रभाव दिखता है एंड प्रोडक्ट पे, और जो संपादकीय स्टाफ है उसका भी प्रभाव दिखता है उसके बायसेस पे। तो एज ए न्यूज कंज्यूमर जो है, एक बड़ा औद्योगिक घराना इस पे कंट्रोल कर रहा है, वो एक सनसनी पैदा करता है। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है उस पे जो बायसेस हैं वो किसी न किसी रास्ते से आ ही जाती हैं, वो औद्योगिक घराना से हो या। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही आनंद। तो चूंकि ये पूरी की पूरी लड़ाई अल्टीमेटली इस बात पर भी है कि जो मीडिया का रेवेन्यू का मॉडल है, उसमें कॉरपोरेट और सरकारों की जो दखल है उससे कम रखने के लिए या उसको कम करने का विकल्प क्या है। तो हम हमेशा कहते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री में कि भाई सब्सक्रिप्शन उसका मॉडल हो सकता है। हमारे साथ सुरेंद्र हैं, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट भी उसका एक विकल्प है कि किस तरह से इस पे। अब जो बात आपने बायसेस की कही, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बस अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ मैं आनंद, कि जब आप कॉरपोरेट या फिर सरकारों के ऊपर जो निर्भरता है, ख़ासकर कोविड वाले साल के बाद, तो 2-3 सालों में ये जो स्थिति पैदा हुई है, कॉरपोरेट की हालत ख़राब हुई है, तो मीडिया जो एड पर निर्भर मीडिया, विज्ञापन आधारित मीडिया है, उसकी डिपेंडेंसी सरकारों पर हुई है। तो ये अपने आप में ये जो स्थिति है, ये एक बहुत लार्जर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा करता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो जवाबदेही है वो, या आपकी का जो काम है जिससे सवाल पूछने का, उसी से आपका रेवेन्यू आ रहा है। तो वहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ होने की स्थिति है, एक लार्जर जर्नलिज्म के सिचुएशन जो के ऊपर जो असर पड़ने की बात है, उसके मुकाबले अगर देखें तो दूसरे मॉडल में, जैसा न्यूज़ लॉन्ड्री या कोई भी और मॉडल आप रखें, वहाँ पर जो बायसेस हैं या जो लोगों के, वो एक तो इस तरह का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये निजी बायसेस हो सकते हैं, वैचारिक बायस हो सकता है किसी का, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। ये ऐड पर निर्भर होने के बाद भी हो सकता है और नहीं निर्भर होने के बाद भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पर एक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर आपका कंपल्सन हो जाता है, यहाँ पर इस तरह का कोई कंपल्सन नहीं है फिर भी। तो बायसेस के मुकाबले जब आप देखेंगे, और हम हमेशा कहते हैं कि भाई बिगर एविल क्या है, बड़ा नुकसान क्या है, तो उसमें आप छोटे नुकसान या छोटे उसकी की तरफ हमेशा करेंगे कि भाई। तो ये एक बेसिक अंतर है जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। सुरेंद्र से भी उनकी राय जान लेते हैं कि ये जो ओवरऑल जर्नलिज्म के लिए बात कही जा रही है, हमने रेवेन्यू की बात कही कि कॉरपोरेट और एड रेवेन्यू उसका एक बड़ा कारण है जो मीडिया की आज परेशानी है या दवाई है। एक आध मीडिया संस्थान ऐसे बचे थे जो कि सरकार के खिलाफ, खासकर मैं टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे तो एनडीटीवी की वो छवि थी कि वो सरकार से फिर भी सवाल पूछने वाला काम कर रहा था, भले ही उसके इक्का दुक्का शो ही हो, 2 लोग रहे हों, 3 लोग रहे हों, लेकिन एक छवि थी। और एक ब्रांड रेपुटेशन के लिहाज से देखा जाए तो उसकी पूरी पोजिशनिंग एकदम डिफरेंट थी बाकी जो इस देश के 8, 10, 20, 50, 100 बड़े मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल हैं, उससे एकदम सेपरेट थी।
तो इस लिहाज से इस खरीदारी के इस सौदे के क्या रिपरकशन जर्नलिज्म के ऊपर, ओवरऑल मीडिया के सिनेरियो के ऊपर आप क्या देख पाते हैं सुरेंद्र? देखिए, जो कॉर्पोरेट ओनरशिप है जर्नलिज्म में, उन लोग शायद, मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा है, जब कंपनीज ओन करती है जर्नलिज्म कंपनी को, वो जर्नलिज्म के लिए उन लोग शायद ज्यादा ओन नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं और उनको जो है लॉस जो है, और उनके ऊपर जो, समझिए, सोशल मीडिया में जो न्यूज़ निकलती है, या उनका परसेप्शन जो है, खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर समझो अदानी का अगर परसेप्शन खराब हुआ और उनका शेयर्स गिर गए, तो जब लास्ट ईयर जब हुआ था, उनका 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था एक हफ्ते में। तो फिर वो परसेप्शन ठीक रखने के लिए, क्योंकि एक बार जब आपको निकलता है कि ये बिजनेस बहुत गलत है, लोग बोलते जाते हैं, उनको कोई तरीका नहीं मिलती है कि कैसे इसको काउंटर करें। इसको सुधारने का क्या तरीका है? सुधार, तो उनके लिए एक चैनल चाहिए, एक आउटलेट चाहिए। ज्यादा करके लोग इसी के लिए उन लोग एक मीडिया की आउटलेट रखते हैं, और जब गवर्नमेंट की पॉलिसी एकदम उनके अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर उनको हाईलाइट करने के लिए एक मीडियम मिलता है कि ये हमारे लिए तकलीफ है, बट उन लोग सामने से नहीं दिखाते हैं कि ये अच्छा, ये हम लोग बोल रहे हैं करके, बट ये न्यूज मीडिया की ये व्यू पॉइंट है करके प्रेजेंट करते हैं। सो आप देखेंगे कि जो रिलायंस ने नेटवर्क 18 में लिया है, उनका इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हुआ लेने के बाद। अगर उनको मीडिया में इतना ही इंटरेस्ट था, तो शायद वो बहुत एक्सपैंड करते थे मीडिया में। जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं को चला रहे हैं अभी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है, उन लोग दूसरे कंपनी के अगेंस्ट भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन लोग भी कॉर्पोरेट है, और फिर कंपनी भी उनके चैनल में नहीं आएंगे, फिर बोलेंगे नहीं, तो उन लोग सबसे दूर रखेंगे। बट उनका ये ज्यादा करके फायदा इसमें होता है कि उनको अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर सकते हैं अपने चैनल से जी। तो जर्नलिज्म के लिए क्या होगा? अभी देखिए, एनडीटीवी एकदम अच्छा ब्रांड था, जैसे हम लोग रेस्पेक्ट करते थे वो ब्रांड को कि जर्नलिज्म अच्छा है करके। अब हम लोग सोचेंगे कि अच्छा, ये ओनरशिप इनके साथ है, अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो हम लोग जैसे सोचते थे वैसे नहीं सोचेंगे। ये जर्नलिस्ट का व्यू पॉइंट है, बट पब्लिक का क्या व्यू पॉइंट है हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तो ये नहीं बताएंगे कि ये हम अदानी के हैं, उन लोग न्यूज ही प्रेजेंट करेंगे उधर। बिल्कुल ठीक बात। तो आनंद, आपका कोई पॉइंट आपने सुना? मेरे ख्याल से मैंने भी असहमति जताई और सुरेंद्र ने भी अपनी बात रखी है इसके उसमें, तो उस पर आपकी कोई टिप्पणी? फिर मैं शार्दुल से उनका पक्ष जानना चाहूंगा। नहीं, मेरी असहमति इसमें ये है कि जैसे जो विज्ञापन लेने का ही है या ओनरशिप का है, उससे जो जैसे मास मीडिया प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जायंट्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, या हिंदी में भास्कर ले लीजिए, या वो भी एक मीडिया बिजनेस फैमिली से ही गाइडेड है और सभी तरह के एड्स भी लेते हैं। लेकिन अगर आप संपादकीय देखें, चाहे न्यूज रिपोर्ट्स देखें, तो एक पॉइंट है जिस पर जो भी सीरियस मीडिया प्लेयर है, वो कोई भी चीज बहुत दिन तक इग्नोर नहीं कर सकता है। तो तमाम तरह के विज्ञापन लेने के बावजूद, ओनरशिप का स्ट्रक्चर कुछ भी होने के बावजूद, उसमें आलोचना मिलेगी, सरकार की आलोचना मिलेगी, बहुत तरह के डैम्निंग रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो जो मुख्य धारा की मीडिया है, तो उसको एक तमाम जो इधर उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ हो, ओनरशिप, लेकिन एक समय में उसकी भी जवाबदेही पाठकों पर या दर्शकों पर आती ही है, क्योंकि एक समय के बाद वो एक कस्टमर ही मान लीजिए, कस्टमर का भी उसका वो भी पूछेगा कि भाई ये चीज हो रहा है आपके अखबार में, है नहीं आपके में। तो मुख्य धारा की जो मीडिया है अभी भी जो है न्यूज कंजम्पशन का मुख्य स्रोत वो भी है, जो अल्टरनेट मीडिया भी है वो भी न्यूज वहीं से कंज्यूम कर रही है। तो वैकल्पिक मीडिया जो दूसरे मॉडल्स पे खड़ी हुई, वो जो वो कहीं ना कहीं किसी चीज के काउंटर में आई। तो अब कि हमें ये काउंटर करना है, हमें ये काउंटर करना है, तो आप अगर काउंटर ही करना आपका है तो वो भी एक एजेंडा है, वो आप मुख्य धारा नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि पब्लिक स्फेयर जो है, जो हैबरमास का था, वो काफी अब डिफ्यूज्ड हो गया है। इतनी चीजें हैं कि ना किसी चीज को आप रोक सकते हैं। जानकारियों के स्रोत इतने बढ़ गए हैं, लोग इतनी तरह से चीजों को जान सकते हैं, तो वो अब सप्रेशन जो है कि एक एनाक्रोनिस्टिक टूल हो गया है कि आप ये जान ही नहीं सकते हैं, आप ये कर ही नहीं सकते हैं। वो मेरे ख्याल में वो ठीक बात है। यही मेरा ये ठीक बात है कि चाहे इंटरनेट का प्रसार हुआ या सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों के इजाद से जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, उसका डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, उसका लोकतांत्रिकरण हुआ है बहुत, और वो दब नहीं सकती हैं। इसके बावजूद वो एक लाइन फिर भी मैं उसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि जो मीडिया है और जो अखबार, जो कंज्यूमर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक टाइम के बाद उसकी वो भी जवाबदेही मांगता है, ये केवल और केवल ये इतना मतलब सरल नहीं है, इतना सरलीकरण इसका वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये सरलीकरण है कि भाई आपके यहाँ ये खबर नहीं है या आपके यहाँ आपने इस खबर को नहीं दिखाया, ये सिर्फ इतना। इसके अलावा मीडिया का एक जो काम है वो है अवेयरनेस किसके लिए? अवेयरनेस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के लिए, लोकतांत्रिक, और वहाँ पर जो इतना अवेयरनेस वो कंज्यूमर नहीं होता, कोई भी लेमैन मासेस जो है उसके अंदर उसको लेकर इतनी जागरूकता नहीं होती। तो वहाँ पर जो सटल मैसेजिंग होती है, जिसको आप प्रोपेगेंडा कहिए, दुष्प्रचार कहिए, कुछ भी कहिए, अगर आपका एकाधिकार है, सरकारों का उस पर नियंत्रण है, तो वो जो प्रोपेगेंडा मशीनरी या वो जो सटल मैसेजिंग है कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा आएगा कि कोई इंस्टीट्यूशन में, या जैसा हम देख पा रहे हैं CBI, ED या इस तरह की चीज़ें एकदम से खुला छोड़ दी गई हैं। अब एक लाइन में अगर अखबार केवल और मीडिया यही समझाने लगे कि आप भ्रष्ट हैं, नहीं हैं, तो आपको किस बात का डर है? इस पूरे समस्या का, इस पूरी स्थिति का, हम इस वर्तमान समय के इस दौर का, ये एक लाइन जस्टिफिकेशन नहीं होता। ये बताने का काम मीडिया का है। केवल ये कह देना सरकार की तरफ से कि आप अगर भ्रष्ट नहीं है तो आपको किस बात का डर है, उसके 50 और पहलू हैं कि केवल विपक्षी क्यों है, किसी भी ऐसे आदमी के जो सरकार के पक्ष से जुड़ा आदमी, उसके ऊपर कोई ED, कोई CBI, कोई इनकम टैक्स क्यों नहीं है, किसी भी ऐसे आदमी जो अभी हाल फिलहाल में छोड़ कर आया उसके पिछले केसेस की क्या स्टेटस है। ये सारी वो मैसेजिंग है जो मीडिया का काम है। और जब ये कॉरपोरेट का या सरकार का नियंत्रण होगा, ये रेवेन्यू का वो होगा, तो ये बड़े खतरे हैं जिसमें आपके दांव पर संवैधानिक संस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं। तो केवल ये कह देना कि भाई जवाबदेही हो जाती है और वो जवाब मांग लेगा एक टाइम के बाद, इतनी अपेक्षा भी कॉमन न्यूज़ कंज्यूमर से करना थोड़ा ज़्यादा सरलीकरण है। मैं शार्दुल आपकी राय जानना चाहता हूं और उसके बाद फिर हम इसके एक और पहलू है जो कि सुरेंद्र से मेरा सवाल है, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले शार्दुल आपका पूरा। देखिए अतुल, आपने, आनंद ने अभी जो बात कही, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ में जिसमें मैं बिलीव करता हूँ बहुत, वो गूंजी कि मेरी कई बार लोगों से बहस होती है, वो हेल्दी बहस या बातचीत जब हम करते हैं भगवान गॉड को लेकर। मेरा मानना है, मैं किसी एक्टिव गॉड में, अगर कहीं भगवान है तो वो डिटेल्स में होता है। गॉड इज़ इन डिटेल्स। अभी हम LTS की बात कर रहे थे, है ना, तो मैंने देखा कि मैंने थोड़ा रिवाइज़ किया अपने नोट्स को कि मैंने क्यों कहा था ये। तो हाँ, हम बिल्कुल डायरेक्टली नहीं कह सकते कि LTS के संबंध अडानी से हैं, लेकिन कह भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि LTS इन्वेस्टमेंट फंड के 98% कॉर्पस किसी ना किसी अडानी कंपनी में लगा हुआ है। तो मेरी पूंजी अगर 100 रुपये है और वो 98 रुपये किसी एक ग्रुप में है, तो मेरे संबंध उससे हैं। ये मैंने बात क्यों रखी? आपने जो मीडिया वाली बात की, उसमें कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के, देखिए जैसा उन्होंने बताया, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन भारत में सरकार की पावर ओवरआर्चिंग है। सरकार के डिसीजन, जिसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहते हैं, सरकार के डिसीजन आपकी पूंजी को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये बहुत होता है। तो अगर सरकार चाहे एक डेमोक्रेसी में कि मीडिया हमारे मतलब की बात कहे, तो उसके पास क्या टूल है? वो खुद नहीं खरीदेगी, है ना, क्योंकि फिर डेमोक्रेसी का दम्भ या छद्म नहीं बचेगा, पर्दा नहीं बचेगा, आवरण खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मीडिया को लेकर, मीडिया की जो प्रकृति होती है, द नेचर ऑफ द मीडिया, जैसा मीडिया चल रहा है वो उसी तरह के लोगों को आकर्षित करता है काम करने के लिए। तो आप देखिए,
एनडीटीवी इतना अच्छा चैनल है। और हम पत्रकारिता की बात कर रहे थे, तो दो तरह की पत्रकारिता होती है। एक तो थॉट, वैचारिक, जिसे कोई प्रोपेगेंडा जिसे अच्छा नहीं लगता, जिसे अच्छा लगता है वो कहता है बस समझदारी की बात है। दूसरी होती है ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिसकी हम न्यूज़ लॉन्ड्री पर तो बात करते ही हैं। वो वैचारिक पत्रकारिता से अलग होती है। उसमें लॉन्ग फॉर्म के लिए अलग प्रॉब्लम है कि आपको पैसा लंबे समय तक लगाना पड़ता है, मैन पावर लगानी पड़ती है। इन दोनों पत्रकारिताओं को साथ चलना होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक कर रहे हैं और दूसरी नहीं कर रहे तो आपकी पत्रकारिता सिर्फ अच्छी ही है। वो केवल काम चलाऊ कही जा सकती है। ये बात मैंने इसलिए रखी क्योंकि यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है। मीडिया का बिजनेस जो हम चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड आए, क्योंकि जिससे कि रिसोर्सेज डेमोक्रेटाइज हो, जिससे किसी एक व्यक्ति का निर्णय, कल को उसको कुछ बुरा लग गया या उसके मन की बात नहीं हुई या कल को उसके पास ताकत आई तो वो कंट्रोल ना कर पाए सूचना के तंत्र को। बिजनेस भी आपने देखा, जैसे कि पुराना इंडियन एक्सप्रेस था रामनाथ गोयनका जी का, उनमें बहुत सारी कमियां थी, लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किए हैं, मैं कहने वाला कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी निजी विचार ने उस अखबार को बचाए रखा। इस मामले में हिंदी में जनसत्ता भी है। एनडीटीवी के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, और ये क्रिटिसिज्म ही कहा जा सकता है, उनके हिंदी चैनल का पत्रकारिता ज़्यादा मशहूर है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में लंबे समय तक भाषाई मीडिया किनारे की चीज रहा। अंग्रेजी पढ़ने वाले, अंग्रेजी वह एलीट चूंकि उसको की भाषा रही तो इसलिए उसने उसको प्रश्रय दिया। वो बहुत अलग अलग रहे। तो हिंदी में जो हो रहा है होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज का अंतर है। एक आखिरी बात, मीडिया अच्छा दो ही तरह से चल सकता है, जैसे मैंने कहा, या तो ओनर बहुत अच्छा हो, लेकिन आप एक व्यक्ति पर कब तक विश्वास करेंगे और वो अपने हितों को कब तक बचा पाएगा, जब उसका मीडिया का काम सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना है। ठीक बात। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एक चीज़ और, ऑनलाइन मीडिया या इस तरह का मीडिया अभी तो आज के हालत में रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि गिरती हुई हालत में भी भारत में टीवी के दर्शक 21 करोड़ से ऊपर हैं। ऑनलाइन मीडिया उसके आसपास भी नहीं है, और सरकार ऑनलाइन मीडिया को जब चाहे बंद कर सकती है। उसके हम अलग अलग उदाहरण देखते रहते हैं। इसलिए ये पत्रकारिता कब तक बनी रहेगी ये तो नहीं पता, लेकिन जब कॉरपोरेट उतरेगा तो वो नहीं चाहेगा कि उसके बारे में उसका कल को कुछ खुलासा होना है, घोटाला होना है, वो चीज़ें नहीं चलने देगा क्योंकि नौकरी आपकी वहीं लगी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें साथ हैं। अब एनडीटीवी के बारे में क्या कहा जाए, वो तो सभी लोग जानते हैं। वो इस केस से अलग बात है मीडिया। ठीक बात। इसका एक और पहलू है, सुरेंद्र चूंकि हमारे साथ हैं और उनका मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट पे वो आर्टिकल भी है। अडानी, इस देश में जितने भी बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनमें हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे मतलब टाटा जैसे कॉरपोरेट्स भी हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मीडिया के बिजनेस में, लेकिन अंबानी का एक बड़ा था। तो उस हिसाब से ये बार बार अटकलबाजी थी कि अडानी के इंटरेस्ट, अडानी का मीडिया में बहुत जल्दी होने वाला है। ये सबको लग रहा था, अनुमान था, और सबको, और काफ़ी समय से उस पर काम भी चल रहा था, काफ़ी लोगों की उन्होंने हायरिंग की थी। आपने जो आर्टिकल लिखा है उसमें आपका निष्कर्ष क्या है सुरेंद्र, की अडानी क्यों इतने सारे मीडिया में निवेश, केवल हितों को अपने संरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉबिंग करने के लिए, क्या मकसद हो सकता है एक बड़े कॉरपोरेट का? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है अडानी के साथ, वो कभी पैसे खर्चे नहीं करते हैं क्योंकि उनका बैंक प्योर बिजनेसमैन। हाँ, मतलब उनका कंपनी देखिए सब बहुत उदारी है उनका, बैंक से उनका लोन्स बहुत ज्यादा है, तो उनका ऑपरेशंस एकदम ट्रिम होता है। उनका कॉस्ट जो कंपनी में होता है बहुत ट्रिम होता है और वो बड़े खर्चे नहीं करते उन कंपनी। जब भी 500 या 700 करोड़ समझो निकाल के लगाएंगे तो उनका कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस होगा वो इन्वेस्टमेंट में, नहीं तो उतना पैसा वो लगाते नहीं। ठीक बात। तो उसके ऊपर से जब मैंने पूछताछ किया तो मुझे समझा कि जब उनका शेयर प्राइस एकदम गिर गया था, जब लोग बोल रहे थे कि उनका जो इन्वेस्टर्स थे, 3 इन्वेस्टर्स थे, वो उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, इसलिए उनका शेयर्स जो है एक हफ्ते में बहुत गिर गया था, तो उनके ऊपर बहुत दबाव आई थी। शेयर प्राइस के ऊपर उनका बहुत बिजनेस चलती है क्योंकि वो शेयर्स को प्लेज करते हैं, वो प्लेज से पैसा लेते हैं और दूसरे स्टेक खरीदते हैं, वैसे ही उनका बिजनेस चलती है। समझिए आपका शेयर प्राइस एक दिन 1000 रुपया था जिसके ऊपर से आपने लोन लिए हैं और वो 800 रुपया गिर गया, तो बैंक वापस वो शेयर को बुला सकती है या लोन को बुला सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। राइट। तो काउंटर करने के लिए उनके पास कोई टूल नहीं था। जैसे CNBC में उनका शेयर प्राइस के
मार्केट वैल्यूएशन के फॉल के बारे में बहुत बता रहे थे, बट उनके पास जो आउटलेट नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है बताने के लिए। तो उसके लिए समझिए 1.5 लाख करोड़ के लिए 507 या 700 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट है, वो बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटी बात है। तो वो एक सेफ्टी नेट हो जाता है अभी कि जब भी कुछ होगा उनको कुछ एक्सप्लेन करना है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा जो एनालिसिस था और जिससे मैं पूछताछ किया, उन्होंने यही बताया कि यही प्राइमरी रीजन है। अभी अदानी जो भी बिजनेस लेते हैं उसके छोटे नहीं रखते, तो उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ते जाएगा क्योंकि उनका कंट्रोल मीडिया के ऊपर लेके आने के लिए और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ उनका इंटरेस्ट मीडिया में है, अब तो आ जाएगा, वो 700 करोड़ से छोड़ेंगे नहीं। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, एक छोटी सी बात और सीखने को मिली, उधार लेकर भूलना नहीं चाहिए। अगर हम रॉयस की बात माने भी तो उधार पड़े नहीं रहना चाहिए। मुझे एक मीम याद आई, हम बड़ी सीरियस बात कर रहे थे, अभी चली थी सोशल मीडिया पे कि एक शादी बड़ी अच्छी चल रही है और दूल्हा जैसे ही वरमाला डालने वाला होता है उसका पैंट नीचे गिर जाती। तो ये वो वाली सिचुएशन हो गई कि अचानक आपने बेल्ट बांधना ध्यान नहीं रखा तो सबके सामने पैंट उतर गई। राइट, गलती किसी की नहीं थी लेकिन फजीहत हो गई, तो वो वाली बात है। शिवसेना के पैर के नीचे से भी जमीन निकल गई, तो इसलिए भी हालात ऐसे हैं कि वो कहा जाता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें यात्री, तो सावधानी ही बचाव है। तो आप हो ही नहीं सकते। खैर जिस तरह के माहौल में है और जिस तरह के बिजनेस में है, खासकर तब जब आपके मतलब आप लोगों के निशाने पर हैं, लोग आपके निशाने पर हैं, तब ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से मतलब अलर्ट रहने की चीज़ें हैं। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कल मामला आया पेगासस स्पाईवेयर, जो जासूसी कांड से जुड़ा जांच चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के द्वारा। उस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई में जस्टिस रमन्ना ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया। उसमें एक तो ये कहा गया कि जो जांच कमेटी है उसकी जांच में उन्होंने 19 इक्विपमेंट्स की जांच की और 5 में कुछ मैलवेयर की, मतलब ऐसी 5 फ़ोनों में दिक्कत, 5 टेलीफोन मोबाइल्स में ऐसे मैलवेयर या वो जासूसी के मिलने की उम्मीद के संदेह हैं। लेकिन वो पेगासस है या नहीं इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, और जासूसी हो रही है उसके ज़रिए, ये इस बारे में कोई बहुत भरोसे से कोई सटीक आकलन या निष्कर्ष नहीं है आया है। और उसका जो अगला हिस्सा है जिसको जस्टिस रमन्ना ने अंडरलाइन किया, वो ये कि जो जांच कमेटी थी, केंद्र सरकार ने उस जांच कमेटी के साथ कोई कोऑपरेशन, कोई सहयोग नहीं दिया उस जांच में। तो ये 2 लाइनें अपने आप में इस पूरे सिचुएशन को बताने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी खबर थी, एक ऐसी घटना थी जिसमें इस देश के तमाम वो हिस्से शामिल थे जिनके ऊपर जासूसी का संदेह और जताया गया था, और जासूसी का संदेह भी भारत सरकार की तरफ से या सरकार के किसी अंग की तरफ से हो रहा था, ऐसी आशंका थी उस रिपोर्ट में, जिसमें विपक्ष के नेता शामिल थे, इस देश के एक चीफ जस्टिस शामिल थे, तमाम नेता और अलग अलग ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके बारे में, और इवन सरकार में शामिल कुछ लोग मंत्री भी शामिल थे उसमें, उसमें सूची में थे। तो ये काफ़ी एक बड़ा मुद्दा था और उसमें बड़े एक साफ सुथरे, बहुत पारदर्शी जांच की ज़रूरत थी और नतीजे की ज़रूरत थी। पर अभी भी जो जांच का नतीजा आया है, इसमें ये सीलबंद रिपोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट में खोला गया और उसके कुछ हिस्से को पढ़ा गया और उसको नेशनल सिक्योरिटी और सरकार के नॉन कोऑपरेशन और तमाम चीज़ों को वजह बताते हुए फिर से इसको सीलबंद करके रख दिया गया है। और इसके कुछ हिस्से को जारी करने की बात पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ है कि
ऐसे हिस्से जिससे किसी की जानकारी सामने ना आए, जिससे किसी की प्राइवेसी, किसी की निजता पर कोई आंच ना आए, इस तरह से उसको किया जा सकता है। शार्दुल, आप अगर इस बारे में और थोड़ा सा अपनी बात बता सकें कि ये जो पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया, और तो क्या ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि यहाँ से इस बात का दूसरा सिरा शुरू होता है कि अब आगे इसका क्या होगा, लॉजिकल इसका कंक्लूजन क्या होगा, कि ये बात ऐसे ही एम्बिग्यूटी में चलती रहेगी, जैसी स्थिति है वैसे ही चलता रहेगा, या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में कोई बातचीत फिर से होनी है, फिर से सुनवाई होगी, या फिर से बातचीत होगी, या कोई और रास्ता बचा हुआ है? अतुल, मैं स्पेकुलेट करूं कि आगे क्या होगा उससे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि पेगासस असल में था कैसा। वो ऐसा सॉफ्टवेयर था, एक प्रीमाइज और ये बताने से पहले, अगर ये बात मैं मानूं अक्षरशः सही है, जैसा कि हम अभी चर्चा की रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले बात भी कर रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता, मैं नाम भूल जाता हूँ, पटना से विधायक सांसद जो थे श्री रविशंकर प्रसाद जी, वो बड़े कल गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि क्या लोग माफ़ी मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। उन्होंने चुपके से ये लाइन कोर्ट की एमिट कर दी, जिस पर कोर्ट को जिसे कोर्ट ने अंडरलाइन किया कि भारत सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। ये वो दोनों तकनीकी कमेटी के जो 2 रिपोर्ट तकनीकी कमेटी ने दी, उसमें किस लेवल का सहयोग नहीं किया यह अभी हमें पता नहीं है। कोर्ट ने कहा है वो रिपोर्ट पढ़ेगा। एक तीसरी कमेटी जो थी, जस्टिस RV रविंद्रन की निगरानी कमेटी जो थी, जो इस जांच की निगरानी कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कोर्ट ने कहा है वो सार्वजनिक करेंगे, लेकिन अभी नहीं की है। सरकार के प्रतिनिधि जो कोर्ट में हैं वो उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो यानी कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं, क्या सभी कुछ निगरानी कमेटी की रिपोर्ट भी राष्ट्रीय सुरक्षा को अफेक्ट कर देगी? मैं समझ नहीं पा रहा भाई। तकनीकी कमेटी अगर जांच कर रही है, उसकी जांच की रिपोर्ट ठीक है, आप ना दिखाएं, या जैसे कोर्ट कह रहा है हो सकता है रिडैक्ट करके कुछ जानकारी है ना वो दिखाएं, लेकिन निगरानी करते हुए जो जस्टिस रविंद्रन की कमेटी ने देखा, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे सवाल उठते हैं, ये मेरे मन में प्रश्न उठता है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, पेगासस का नेचर ऐसा था कि वो आपके फ़ोन में आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और वो फिर अपने आप को हटा भी देगा। ये इन स्पाईवेयर्स का नेचर है। और एंड्रॉयड फ़ोन्स में तो उसका पता भी नहीं था। एप्पल का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, क्योंकि उनका अब जो लोग तकनीक इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है, उनका जो इकोसिस्टम है वो क्लोज्ड लूप सिस्टम है और वो यूनिक्स बेस्ड है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है कि वो उसको बिल्कुल क्लोज रखते हैं, वो उन्हीं के इकोसिस्टम में काम करता है। उसके लिए उनकी आलोचना होती है कि वो बहुत महंगा देते हैं और वो अपनी सर्विसेज को प्रीमियम प्राइस लेते हैं, ऐप डेवलपर से ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन उनके फ़ोन में ये पकड़ा गया, 29 में से 5 में पकड़े जाने का था। लेकिन कोर्ट समिति ने जो बात कोर्ट ने समिति की बाहर रखी, उसने ये नहीं कहा कि कोई सबूत नहीं मिले, उसने कहा कि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं चल पाई कि जासूसी हुई है नहीं। तो आप समझिए ना, उस सॉफ्टवेयर का नेचर ऐसा है कि पुख्ता जानकारी तो लगना भी मुश्किल है। वो अपने आप को, अपने पदचिन्ह हटा देता है, अपने फुटप्रिंट्स रिमूव कर देता है। ये स्पाई सॉफ्टवेयर आम जनता के पास, और ये कोल्ड वॉर के जो रिलीज डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं अमेरिका और सोवियत के बीच के, कि आम जनता के पास जब हमारे लिए टेक्नोलॉजी आती है, अब तो उसका रेट फिर भी थोड़ा बढ़ गया है, वो स्पाई एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज दशकों पहले इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो वो हमेशा आगे चलता है। जो कम्युनिकेशन रिसर्च है, डेटा रिसर्च है, एन्क्रिप्शन रिसर्च है, ये सबसे पहले सेना के डॉक्यूमेंट्स में, इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर में लागू होती है। तो हम अब वही रिपोर्ट पढ़े बिना हम कैसे बताएं? लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये डिबेट यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसका मतलब ये है, इतनी सारी इंटरनेशनल पत्रकारिता की एजेंसीज जिनके पास सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं है 1 साल का, जिनके पास लंबी हिस्ट्री है अपने काम की प्रामाणिकता की, क्या वो सब झूठ बोल रही थी? क्या उन्होंने जो इंडिपेंडेंट जांच करवाई, जैसे फ्रांस का मामला था, इसमें तो एक, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट लिंक था या नहीं, जेफ बेजोस का फ़ोन भी हैक हुआ था। उसमें जो वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार थे उन्हें मारा गया था। तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इजराइल की सरकार की मर्जी से ये सॉफ्टवेयर बेचा जाता है, सरकार ने कदम उठाए वहाँ, क्या सब झूठ था?
नहीं, और इस पर जो पेगासस बनाने वाली कंपनी, उसका ये कहना है कि वो सिर्फ इस मामले में स्टेट से डील करती है, यानी कि सरकारों को बेचती है। अब इस चीज़ को स्पष्ट करने में भारत सरकार लगातार नानुकुर टाल मटोल कर रही है कि उसने खरीदा है कि नहीं। इस 2 लाइन को स्पष्ट आज तक नहीं किया गया। और ये जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का कि कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है कि सरकार कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही है। सरकार अगर पब्लिक मनी से किसी चीज़ को, वो किस फंड में गया, कहाँ, उसका कोई ऑडिट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है। पर यूनिट कई करोड़ रुपए में उसकी कीमत है, पर यूनिट एक मोबाइल में इंस्टॉल करने की कई करोड़ उसकी कीमत है। तो पब्लिक मनी का बहुत बहुत बड़ा हिस्सा उसमें इन्वॉल्व है। तब फिर ये सब सरकार के जो टाल मटोल वाले रवैये हैं, वो इसमें राहुल गांधी का भी फोन था। मतलब आप विपक्ष की दूसरी पार्टी को स्नूप कर रहे हैं, विपक्ष के अलग अलग स्टेट के लोगों को स्नूप कर रहे हैं, ये सारा चीज़ें सामने आई थी। अपने सरकार के मंत्री का, अपने सरकार के मंत्रियों को कर रहे थे आप। आनंद, ये सुप्रीम कोर्ट के इस कल के बयान के बाद या ये ऑब्जर्वेशन के बाद आपका क्या निष्कर्ष है कि ये मामला अब खत्म? निष्कर्ष तो नहीं कहेंगे, क्योंकि निष्कर्ष के लिए काफी सूचना का आधार होना चाहिए कोई निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए। इसमें सूचना का तो अभाव है। और दूसरी बात है कि ये निष्कर्ष नहीं, लेकिन ये मैंने शायद ये हफ्ता में या कहीं कहा था कि जब ये मामला चल रहा था, उठा था, मैं कोई ये नहीं कि मैंने पहले कह दिया था और ये हो, मैं जानता था इसका यही होने वाला है कि कुछ इसी तरह की फाइंडिंग्स आएंगी। इसमें बेसिकली है कि अभी जो बेनिफिट ऑफ डाउट का कंपास किस ओर जाए, तो बेसिकली मामला यहीं तक सरकार अटका के इसको रखेगी और वो उसी उधेड़-बुन में रहेगा। एक है इसमें कि जैसे कि कमिटी ने भी कहा है कि इसमें जो जहां पाया भी गया ये मैलवेयर, उसके डिटेल्स नहीं बताए जा सकते, क्योंकि और जो दूसरे जो राष्ट्र विरोधी या कुछ और तत्व हैं, उनको सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर मतलब एक एज मिल जाएगा। तो उस जो है एक ओपेसिटी में ये ढका रहेगा। फिर भी एक चीज इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी जैसा शार्दुल भी बता रहे थे दूसरे देशों का उदाहरण देकर, और भी जहां सर्वेलेंस का मामला आया है, स्पाइंग का मामला आया है, आम नागरिकों पे भी आया है, राजनीतिक पत्रकारों या और भी कई लोगों पे। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया, तो सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया, ये जो सरकार जो है जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं स्पाइंग में, उस सबको टेस्ट करके यहीं तक ले जाना चाहती है कि एक उस पॉइंट पे कि जब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक विश्व भर में और भारत में भी वही है कि एक ढाल बना है कि नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी एक ढाल बना है, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। और उसमें बहुत चीजें जो हैं इस तरह की जो सिर्फ नहीं, ये मजबूत सरकारें ज्यादा और भी सरकारें, ये जो इंफॉर्मेशन पर इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन, ये शुरुआत से बहुत मॉडर्न गवर्नमेंट्स की शुरुआत से ये जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है सरकार के हाथ में, इंफॉर्मेशन मोनोपोली की, कि हम क्या ले सकते हैं आपसे या ले सकते हैं। और इसमें कई और चीजें जो है थियोरेटिकल इश्यूज भी हैं, कि जैसे कि प्रिवेसी का मामला, और भी कई चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसको थोड़ा मामले को भी खींचना हो जाएगा इस पे, मतलब डिस्कशन को। मामला तो वही है। इसमें एक चीज है जो मतलब हालांकि अब ये कहना भी लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी हम ही भाषण देंगे और हम हमारी, फिर भी ये पारदर्शिता का तकाजा है और इंस्टीट्यूशनल सॉवरेनिटी का भी मसला है कि भाई 2 चीज़ें साफ हो सकते थे। आप
प्राइवेसी की भी बात आपकी मानी जा सकती है, नेशनल सिक्योरिटी की भी बात आपकी बहुत लॉजिकल है, तार्किक मानी जा सकती है कि भाई उसके लिमिटेशन है। लेकिन एक स्पष्टता आनी चाहिए, वो ये कि क्या ये सरकार ने खरीदा है, क्या ये सरकार इस्तेमाल कर रही है, या कोई इंडिविजुअल इस्तेमाल कर रहा है, या कोई इंडिविजुअल संस्था सरकार की इस्तेमाल कर रही है, या फिर कोई एक रोग सिचुएशन है कि मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इस्तेमाल कौन कर रहा है, वो भी बताना नहीं है, वो भी साफ नहीं है। तो इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट पुश कर सकता है कि ये पारदर्शिता तो हो कि हाँ भारत सरकार कर रही है और उसने उसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये बेसिक वो इससे कई सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी और फिर ये भविष्य का मसला रहेगा कि ठीक है कभी सरकारें बदलेंगी, कभी वो होगा, तब फिर इस पर कोई जांच। ये लोग तो करने से रहे, जो लोग इसके लाभार्थी हैं वो इसमें तो कोई और बात क्यों करेंगे। लेकिन ये इस दिशा में यहाँ तक तो बात होनी चाहिए कि ये स्पष्टता आ जाए कि ये सरकार करवा रही है कि कोई इंडिविजुअल करवा रहा है, कौन है, किसने किया, क्या पब्लिक मनी इन्वॉल्व है इसमें या नहीं है। इस दिशा में किया जा सकता है ना। सरकार से कोऑपरेशन नहीं कर रही है ये कह के सुप्रीम कोर्ट, ये एक तरह से आत्मसमर्पण वाली भाषा है कि भाई आपने इस देश के एक इंस्टीट्यूशन ने जिस पर बहुत सारी चीज़ों का दारोमदार निर्भर है वो आत्मसमर्पण कर दिया उसने सरकार के सामने ले जाके। अब इसके बाद क्या होगा इसके बारे में, अब क्योंकि बहुत दिनों तक बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लटके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में सालों साल से नहीं, जिन पर कोई सुनवाई हो रही, तो इस तरह से ये भी अभी ठंडे बस्ती में चला जाएगा यहाँ से। इसका एक रास्ता बहुत ही सिंपल है कि एक एफिडेविट भारत सरकार जो है दे कि उसने ये सॉफ्टवेयर ये खरीदा है या नहीं। एग्जैक्टली तो इसको जाहिर करे, मतलब इसको जो है फाइल करे एफिडेविट कि किया है कि नहीं, क्योंकि उससे ऑन रिकॉर्ड चीजें पोस्टेरिटी के लिए भी, आगे के समय के रेफरेंस के लिए भी रह जाएंगी कि हुआ या नहीं। तो यही जो है, मैं वही बता रहा था, शायद मैं स्पष्ट नहीं, यही जो है सरकारें अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं। और जो आप सरेंडर बोल रहे हैं, कोर्ट वहां पर सरेंडर की स्थिति में है, क्योंकि एक कई चीजें हैं वो ढाल बनाकर नेशनल सिक्योरिटी वगैरह, उसके बाद मेरे ख्याल से वो लाइन क्रॉस करने पे भी जो है न्यायपालिका सक्रिय रह सकती है, लेकिन वो बहुत बड़े कॉन्फ्रंट्रेशन में फिर एग्जीक्यूटिव से जाएगी। मतलब वो फेस ऑफ जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का उसके बाद तो काफी जो है अगली हो सकता है, मतलब और इसका कोई पता नहीं कि किस रूप में परिणत होगा। तो आमतौर पर मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पर इस चीज़ को अवॉइड करने की भी एक परंपरा है कि कोई चीज़ इतना कोई डोर न तन जाए कि हमेशा के लिए टूट जाए या गांठ पड़ जाए। शार्दुल, देखिए आपने जो बातें कही उससे पहले एक बात, भारत सरकार एफिडेविट, लेकिन इसमें आनंद की बात से एक चीज मैं जोड़ दूं कि ये एफिडेविट देने के भी अपने बहुत बड़े खतरे हैं। क्योंकि द मोमेंट यू गिव द एफिडेविट उसी समय पक्षी पार्टियां हमलावर हो जाएंगी कि इसका मतलब सरकार हमारी जासूसी करवा रही थी। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें क्या रास्ता निकलेगा खोजना कानूनी दायरे में ही पड़ेगा और कोर्ट को ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये एफिडेविट देने के साथ ही उसके लिए एक मतलब एफिडेविट देने को राजी होते ही सरकार फंस जाएगी। क्योंकि आपने जो जैसे कीमत बताई थी उसकी अप्रत्याशित है ना, प्रोबेबल कीमत के इतने का आता है, वो हमें इजराइल वाले एंड से पता चला, वो हमें यहाँ से नहीं पता चला। जो उनके पब्लिक रिकॉर्ड है, जो उनके सिस्टम की पारदर्शिता है, उसने हमें बताया कि देखिए वो इजराइल सरकार की रजामंदी से कंसल्ट करके बेचा जाता है, उसकी ये प्रोबेबल कीमत होती है। ये हमें उस एंड से पता चला है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से पता चला। ये रिपोर्ट का अभी हमें मालूम नहीं चला है, 4 हफ्तों के लिए स्थगित है, देखते हैं 1 महीने बाद क्या होता है। लेकिन तो जो एफिडेविट वाली बात थी, तो जो हमने कहा कि वो एक आप तुरंत फंस जाएंगे, है ना। तो लेकिन नेशनल सिक्योरिटी केवल गवर्नमेंट का होता है, ये सरकार का एकाधिकार है, वो बात मानने वाली है, ठीक है, वो होना चाहिए। लेकिन हम इतनी बार चर्चा में अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं और ये पॉइंट मेरे दिमाग में कई बार आता था और मुझे समझ नहीं आता था कि इसको कैसे रखा जाए। हमारी सरकार है और इसमें आज भाजपा की सरकार है, दोषी है, लेकिन आप याद रखिए ऐतिहासिक लापरवाहियाँ हमारे सिस्टम में जो खोखलापन छोड़ा गया, जो लोगों के डिस्क्रेशन के लिए जगह छोड़ी गई, जब भी आप किसी व्यक्ति के डिस्क्रेशन पे कोई डिसीजन छोड़ देंगे तो फिर उस व्यक्ति के हित
या उसको क्या अहित हो सकता है, उसके बायसेस अपने आ जाएंगे। बायस के अलावा भी, भाई मेरे बायस कुछ भी हों, लेकिन अगर मेरे परिवार पे खतरा है तो मैं वो डिसीजन नहीं लूंगा। आप समझ रहे हैं ना, आपकी टक्कर किससे, आपका प्रतिद्वंदी कौन है, वो भी मायने रखता है। इसलिए सिस्टम की वो चीज़ है, ये ऐतिहासिक लापरवाहियां हमारे जनतंत्र के लिए खतरा बन गई हैं। और एक चीज़ और, जस्टिस रमन्ना ने अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारी टिप्पणियां की, बहुत सारे भाषण दिए जो कम से कम मेरे आपके जैसे लोगों को अच्छे लगते हैं, जनतंत्र के बारे में, मीडिया के बारे में। उन्होंने एक बात कही थी कि जज, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि जज शून्य में नहीं रहते, जजों पे हमलों के बहुत बढ़ गई हैं घटनाएं, फिजिकल हमले होने लगे हैं। तो सिस्टम रोबस्ट तभी होगा जब उसे रहने दिया जाएगा। पेगासस मामले में दिक्कत एक दूसरी भी है, सरकार एफिडेविट तो दे ही नहीं सकती, वो इस डील के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मान सकती। अब तकनीकी जांच किन किन सिस्टम्स की, क्या केवल इन फ़ोनों की हुई है ना, क्या एंटीसीडेंट्स की भी हुई, क्या जो रिपोर्ट्स ने हमें जानकारी दी बाहर की और यहाँ की, क्या उनका लिंकेज हुआ, हमें कुछ नहीं पता। एक चीज़ और, ओवरसीइंग, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है, जो ओवरसीइंग कमेटी थी उसकी रिपोर्ट हमें बताएगी कि जांच की गई क्या। भले आप जांच की सारी डिटेल रिडैक्ट कर दीजिए, सुरक्षा का मामला है मत दीजिए, लेकिन ओवरसी करने वाली कमेटी की रिपोर्ट हमें बताएगी कि जांच असल में हुई कैसे, जांच में क्या क्या जांचा गया, किस स्तर तक जांचा गया, और उसको कितनी जगह से वेरीफाई करने की या ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीज़ें इस मामले में अभी लटकी हैं। ये इशू भले ही हमें लगे कि न्यूज़ सर्कल में और आम बातचीत में नेपथ्य में चला जाए, लेकिन ये बात तो पक्की है कि कुछ लोग तो कम से कम इस पे आशंकित रहेंगे, तो वो नेचर बदलेगा। जस्टिस रमन्ना भी आजकल, जिसका जैसे शार्दुल ने भी कहा, काफ़ी खबरों में है, उनका आखिरी हफ्ता है और रिटायर होने वाले हैं सीजीआई के पद से। आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है उनका, हाँ, और आज उनकी आखिरी सुनवाई कर रहे हैं अपने केसेस की। तो उनकी लेगेसी पे बात हो रही है काफ़ी कि ओवरऑल पिछले जो कई सारे सीजीआईज आए गए उसमें ये एक बात कही जा रही है कि सीजीआई ने इंस्टीट्यूशन को एक ग्रेस तो दिया ही है, और एक वो भी, मतलब आप समझिए कि दीपक मिश्रा के साथ जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई, दीपक मिश्रा के नाम करप्शन से लेके उसमें आया, और फिर उनके अपने अंडर में रिवॉल्ट हुआ, जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी निकल के वहाँ से, या फिर उसके बाद आए गोगोई साहब। गोगोई साहब ने तो ऑलमोस्ट जुडिशरी के लिए वो एक ऐसा काम किया कि जिससे मुझे लगता है कि लीगल फ्रेटर्निटी के सारे लोग उनको एक शर्म के तौर पे देखते हैं कि भाई जिस तरह से वो जिस तरह से, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पूरे इंस्टीट्यूशन की उसको एक ग्रेस दिया है उन्होंने। और मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए, बहुत लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, 370 का मसला है, CAA का मसला है, NRC का अलग से मसला है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मसले थे जिस पर वो कोई और प्रगति कर पाते, उसको इनिशिएट कर पाते तो और भी बढ़िया वो होता है। खैर, तो आज उनका आखिरी दिन है और उनके ही इस फैसले के साथ हम अपने आज की चर्चा को यहाँ पर रोक रहे हैं और रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा शार्दुल आप ही अपना रिकमेंडेशन दीजिए। मेरा पहला रिकमेंडेशन न्यूज़ लॉन्ड्री पर NDTV के से जुड़ी हुई कृष्ण की रिपोर्ट है, कृष्ण कौशिक की। वो आपको बताएगी कि असल में हुआ क्या था NDTV पर इस तरह से खरीदारी कैसे हुई। और मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है कैन पर अप्रैल 2022 में, इसी साल अप्रैल में रिपोर्ट आई थी अदानी स्टॉक्स के बढ़ने को लेकर, द कैन वेब पर। वो पढ़िए, आनंद कल्याण रामन और सीतारमन जी की रिपोर्ट है ये। तीसरा मेरा रिकमेंडेशन है, आपको मीडिया की नेचर और ये सब समझना है तो सक्सेशन एक सीरीज़ है, मैंने शायद पहले भी रिकमेंड की है, वो देखिए कि मीडिया के पीछे कई बार कैसे होता है। और इस बार एक एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन, मैं आमतौर पर 3 ही देता हूँ। मैं रिकमेंडेशन सर्च कर रहा था तो मुझे DW हिंदी पर मिली कि इंडोनेशिया में अब कई मुस्लिम धर्मगुरु पर्यावरण पर भी फतवे देने के उसमें आ रहे हैं कि पर्यावरण की स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है। उस आर्टिकल का टाइटल है मुस्लिम धर्मगुरुओं का फतवा क्या धरती बचा सकता है, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक देश हैं
तो ये परेशानी हमारे सर पर ऐसी खड़ी है। फतवा किस तरह का सेंस में, कि बचाने की दिशा में है या उसके लिए कदम उठाए जाएं, ध्यान रखे जाएं? मैंने अभी तो ये अच्छी पहल है। हाँ, अगर क्योंकि कई बार क्या धार्मिक चीजें उससे डिक्टेट से लोगों के ऊपर असर बहुत पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये लोगों का पर्सनल मामला है, लोग पर्सनली लेते हैं, और जो लोग फेथफुल होते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर ये कदम कुछ चेंज लाए, तो ये चेंज कहीं से भी आए, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। तो ये 4 मेरे रिकमेंडेशन है। सुरेंद्र, आप अगर हमारे श्रोताओं को अपना कोई रिकमेंडेशन देना चाहें। देखिए, मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, पर दूसरी चीज में भी इंटरेस्ट है। जैसे कि हम लोग ने रिसेंटली एक पतंजलि के ऊपर एक आर्टिकल लिखे थे। जैसे उन लोग बोल रहे थे कि एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर उनका काफी क्रिटिसिज्म जैसा हुआ, मतलब उन्होंने बोले थे कि उनका ड्रग्स बहुत इफेक्टिव है। अभी हम लोग ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है कि जैसे उनके ड्रग्स है, जो आयुर्वेदिक ड्रग्स है, उसका इफेक्टिवनेस है वो कैसे करता है। तो हमारे ओमकार खांडेकर ने एक आर्टिकल लिखा है कि पतंजलि एंटायर आयुर्वेदिक ड्रग्स इश्यू के ऊपर वो जरूर पढ़ना चाहिए कि लोगों को पता चले कि आयुर्वेदिक ड्रग्स में कितना प्रोसेस होता है और कितना जरूरी है प्रूव करना कि ये मेडिसिन काम करेगी। जैसे कि एकदम क्रिटिकल इलनेस में आप आयुर्वेदिक ड्रग्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उसका गारंटी नहीं है कि ये काम करेगी कि नहीं जी। तो मुझे लगता है कि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि आयुर्वेदिक ड्रग्स के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है आजकल, और ये जानना जरूरी है कि इसका इफेक्टिवनेस क्या है और ये कैसे बनता है। आनंद, आपका रिकमेंडेशन? मैं एक ही रिकमेंडेशन है मेरा कि ये एक मैं जीवनी जॉर्ज फर्नांडिस की नई आई है, और लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, इसे एक इतिहास के अध्यापक हैं जामिया में, राहुल रामागुंडम, उन्होंने लिखा है, और एक फेलोशिप के अंतर्गत लिखा है। उन्हें ये जीवनी लिखने के लिए फेलोशिप मिली थी, तो अभी मैंने आधी ही पढ़ी है, लेकिन कई सारे डिटेल्स उन्होंने लाए हैं। और एक है कि जॉर्ज फर्नांडिस का इसलिए भी किताब रोचक होगी, लोगों को लगेगी, क्योंकि उनका आर्क जो है, जॉर्ज फर्नांडिस का जो पॉलिटिकल जर्नी का आर्क है, वो काफी दशकों को समेटे हैं, और कई भारत के राजनीतिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ावों को वो ट्रेड यूनियन लीडर से लेके इमरजेंसी से फिर नई दिल्ली के जो पावर के गलियारे हैं उसमें मंत्री रहे, फिर एक जो कह सकते हैं पहले स्टिंग ऑपरेशन के विक्टिम भी रहे एक तरह से, और ऊपर से एक सफल क्षेत्रीय पार्टी के भी संस्थापक रहे। तो कई और लोहियावादी राजनीति के एक समय में भारत के उसका भी झंडा लेकर चले। तो इस तरह से उनकी, और पर्सनल जो है इसकी, ये तो खैर पब्लिक लाइफ है, पर्सनल लाइफ भी उनके काफी विवादित रहा, खासकर उनके प्रॉपर्टी को लेके जो विवाद रहे बाद में, और पारिवारिक लाइफ जो रहा उनका, जो जीवन, तो इस सब लेकर ये एक रोचक जीवनी लगी मुझे। और यही मेरा रिकमेंडेशन है, राहुल रामागुंडम, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। आपने जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र किया तो मैं वही सोचने लगा कि उनकी राजनीतिक जो यात्रा रही, सफ़र रहा, वो तो है ही, खुद अपने आप में बहुत ही एडवेंचरस किस्म के व्यक्तित्व रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस। और जॉर्ज फर्नांडिस के से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब वो लटियन दिल्ली में बतौर मंत्री उनको बंगला अलॉट हुआ, मेरे ख्याल से सुनहरी बाग रोड पे या जहाँ पे भी था, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि खुद एक हथौड़ा उठाया, और क्योंकि यूनियन लीडर थे, खुद एक हथौड़ा उठाया और उस बंगले के गेट को गिरा दिया उन्होंने, कि मेरे घर के बाहर बतौर रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, उनका गेट कभी बंद नहीं हुआ। तो उन्होंने हथौड़ा मार के अपने घर का दरवाज़ा गिराया था। इस तरह के कैरेक्टर थे। और बाकी यूनियन लीडर के तौर पर तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो तरह तरह की चीज़ें। तो वो किताब तो पढ़ने पर पता चलेगा कि कितना न्याय हुआ है उसके साथ और क्या नहीं, क्या छूट गया। मेरा रिकमेंडेशन बहुत सीधा साधा 2 हैं। एक तो जिसका जिक्र मैं इस पूरी बातचीत के दौरान करता रहा, टी सुरेंद्र हमारे साथ थे, उन्होंने लिखा है व्हाई इज़ गौतम अडानी बाइंग मीडिया कंपनीज। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है जो मीडिया का उनका चल रहा है, पूरा मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट पे ये है।
और दूसरा मैं रिकमेंड करूँगा अमेज़ॉन प्राइम पे जो सीरीज़ है, काफ़ी पहले आई थी पंचायत, और अब 2 सीज़न उसके आ चुके हैं। पंचायत पहले मुझे बहुत अट्रैक्ट नहीं किया पंचायत ने, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने थोड़े से रिव्यू पढ़ के उसको मैंने देखना शुरू किया, तो दूसरा एपिसोड देखते देखते मैंने उसकी थीम पकड़ ली, इसलिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के साथ वो राग दरबारी उसकी इंस्पिरेशन मुझे नज़र आई कि कैसे उस पॉलिटिक्स, हालांकि वो पॉलिटिक्स में बहुत बचते बचाते पॉलिटिक्स को अप्रोच कर रहा है, जबकि राग दरबारी का पूरा जो वितान है या उसका जो पूरा दायरा है वो पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश करता चलता है कि कैसे घात प्रतिघात और उसमें चलती हैं दांव पेच पॉलिटिक्स के। तो उसमें वो पॉलिटिकल कमेंट्रीज तो बचती है, लेकिन सोशल कमेंट्री उसकी पूरी की पूरी वो वहीं से इंस्पायर लगी मुझे। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। उतनी पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं है, थोड़ी पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं है, बहुत कम है, बहुत मतलब जैसे कई बार सटल भी होती है, लेकिन सटल कमेंट्री भी नहीं की गई है, जबकि बहुत सारे स्पेस थे उसमें। सोशल कमेंट्री बहुत है, तो और बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है कुछ चीज़ों का। मुझे पता है पंचायत इसलिए अच्छी लगी, भारत में एंथोलॉजीज कम बनती हैं कि एक कहानी उस एपिसोड तक सिमटी रहे, क्योंकि हर एपिसोड अलग है, उसके किरदार और उनका जीवन वही किरदार वही है और कहानी अलग अलग है हर एपिसोड की। तो ये बड़ा तो ये मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। सुरेंद्र, शार्दुल और आनंद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। उधार मत लीजिएगा। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।